हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं CSEE की। और जो पेपर नंबर है दैट इज़ पेपर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 हम देख रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने कल कंटिन्यू किया था, तो पेज नंबर 200 तक कवर किया आपके मॉड्यूल में। लास्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला पार्ट था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। हम यहाँ पे सिर्फ टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, रैंडम वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं जो बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं डिस्कशन में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी वॉट एवर द वर्ड्स दे आर कमिंग। तो एक पॉइंट वाइज उसको कवर करते जाते हैं, डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहला जो है इट इज़ एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस का मतलब होता है टू क्रिएट सम लायबिलिटी, टू क्रिएट सम चार्ज। ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड काफ़ी बार रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने बैंक के पास मॉर्गेज करके, गिरवी रख के पैसे उधार लिए हैं उस प्रॉपर्टी के पेपर्स के बेसिस पे। प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन ओनरशिप के पेपर्स बैंक के पास रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं एनकम्बरेंस। ठीक है, मतलब उस प्रॉपर्टी पे अब एक चार्ज क्रिएट हो चुका है। इट इज़ एन एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी एंड टिल द टाइम यू डोंट रीपे द मनी बैक टू द बैंक, दे विल नॉट अलाउ यू टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू एनीबडी एल्स, क्योंकि पेपर तो उनके पास ही रहेंगे। तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। सो दैट इज कॉल्ड एनकम्बरेंस। नेक्स्ट, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब जो चीज़ आई थी उसको आगे पास ऑन कर दिया। मतलब जैसे आपने मुझे चेक से फीस पे की और मैंने क्या किया, वो जो चेक है आपने नाम नहीं भरा था उसके अंदर, मैंने बोला था नाम मत भरना, या नाम भरा भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, बस वो अकाउंट पे ही नहीं करना है, उसको सिर्फ क्रॉस कर सकते हैं। तो मैंने वो चेक के पीछे किसी और का नाम लिख के उसको आगे एंडोर्स कर दिया। तो उसमें एंडोर्सर एंडोर्सी वाली सिचुएशन होती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आया हुआ चेक मैं डायरेक्टली किसी को पास ऑन कर सकता हूँ, वो आगे उसको पास ऑन कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, रूल ये है कि चेक के पीछे की साइड दोनों पार्टीज़ का नाम लिखा होता है। जैसे भाई मैंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक एंडोर्स कर दिया, तो मिस्टर ए टू मिस्टर बी, और मैं मिस्टर ए साइन करेगा कि मैंने एंडोर्स किया। फिर मिस्टर बी टू मिस्टर सी, तो मिस्टर बी साइन करेगा कि मैंने मिस्टर सी को एंडोर्स किया इस डेट पे। तो ऐसे करके पीछे लिखा होता है, तो वो चीज़ ट्रेस हो सकती है कि चेक आया कहाँ से था। ठीक है, ये बोला हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट। इसके बाद है एंटरप्रेन्योर। अब ये वर्ड प्रोनाउंस करने में थोड़ी ज़बान टेढ़ी हो जाती है, बट इट इज़ सो जो है वो है। ये एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, आंट्रो बोलते हैं, आंट्रो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी। तो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जैसे भी आप, इससे बेटर भी आपके पास कोई प्रोनाउंसिएशन है तो आप कर सकते हो, बट मैं और ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर बोलना ही मुश्किल हो जाता है। तो एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है जिसने अपना खुद का बिजनेस सेट किया है, वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है और फिर कुछ नया आइडिया लगा के एक सेटअप नया कर रहा है। तो आजकल जो स्टार्टअप कंपनीज का ट्रेंड है, तो दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके तो बहुत एग्जांपल्स है। आप ऑनलाइन एजुकेशन में देख लो, बाईजूस है और बड़ी बड़ी मोबाइल ऐप्स आजकल आ चुकी हैं, और हम भी उसी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो एक बिजनेस मॉडल, एक नया आइडिया जो ट्रेडिशनल नहीं है तो, या कुछ नया है, तो दैट इज़ स्टार्टअप। और जो स्टार्टअप कर रहा है उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा। तो दैट इज़ द टर्म। फिर है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, एंड इट इज़ अ वेरी इजी टर्म। ये फाइनेंस में आप पढ़ेंगे। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये है कि कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कमाती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ करती है, अदर एक्टिविटीज़ करती है, उससे जो प्रॉफिट कमाती है, उसमें से आउटसाइडर्स का सारा पैसा देने के बाद, टैक्स पे करने के बाद जो अर्निंग्स बचती है, ठीक है, वो अर्निंग्स जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड होती है, तो पर शेयर कितना अर्निंग आया, दैट रेशियो इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी ने अगर 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है और कंपनी में 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो 10 रुपये पर शेयर उन्होंने कमा के दिया, और उस हिस्से में से आपको डिविडेंड मिलता है। तो 10 रुपये पर शेयर कमा के दिया, हो सकता है कंपनी आपको 2.5 रुपये डिविडेंड दे दे। बाकी के 7.5 रुपये जो है वो लोग क्या करेंगे, एक तरीके से प्रिजर्व करके रखेंगे फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स इन द सेम बिजनेस, और उससे और रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट, एस्क्रो। A legal document kept in the custody of a third party, taking effect or made available only when some conditions are satisfied or some period of time has elapsed। तो एक तरीके से कुछ डिपॉजिट करके रखना, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर्स हैं, उस तरीके से। तो आप किसी थर्ड पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स तब तक जमा करके रखोगे जब तक कोई कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। तो ये बैंक लोन में भी तो हो सकता है कि आपने लोन लिया है, पैसे जब तक लौटाओगे नहीं तब तक पेपर्स सामने वाले के पास सबमिट करके रखने पड़ेंगे।
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एस्क्रो। एक और बैंक में भी होता है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट मतलब जब कोई पैसे आपको साइड पे रखने पड़ते हैं, मतलब एज अ डिपॉजिट। जब सपोज आपने पब्लिक से शेयर एप्लीकेशन मनी मंगवाया, लोगों को बोला कि भाई हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, हम आपको शेयर्स अलॉट करेंगे, तो उसके पैसे दो। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक एप्लीकेशन मनी आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ कंपनी। तो इसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होता है और उसका नाम ही होता है शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है, एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, उस तरीके से उसको नाम देते हैं। और वो पैसा उस अकाउंट में साइड पे रख देना पड़ता है, एंड कंपनी कैन यूज़ दैट अमाउंट ओनली आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स इज मेड। तो इसकी बात यहाँ पे हो रही है और इसको हम बोल रहे हैं एस्क्रो, ठीक है, एस्क्रो अकाउंट। मैंने दोनों टर्म साथ में बता दिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज ईसोप, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें से कैटेगरी वाइज डिसाइड किया जाता है कि भाई इन एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटी देनी है। मीन्स यू वोंट गेट योर एंटायर सैलरी इन कैश एंड अदर देन, अच्छा ओके, ये ऑप्शन स्कीम है, सॉरी, सो दिस इज़ नॉट परचेज स्कीम। तो ऑप्शन स्कीम में ये है कि यू विल बी गेटिंग एन ऑप्शन, तो आपकी सैलरी वैलरी तो जो है आपको मिलेगी। कंपनी आपको सस्ते रेट में शेयर्स ऑफर करेगी, मतलब लेस देन मार्केट रेट। तो अगर कंपनी का जो शेयर है मार्केट में 360 रुपीज़ में बिक रहा है, आपको 290 में ऑफर किया है, तो यू कैन बाई दैट शेयर फॉर 290 रुपीज़ एंड दिस इज़ ओनली फॉर यू एंड नॉट फॉर अदर्स। तो क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो यू विल बी गेटिंग सम डिटेल्स अबाउट इट। आपको कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी इसकी, और बताया जाएगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आपको बोला जाएगा कि आप कंपनी में एक मिनिमम वेस्टिंग पीरियड, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लेते हो, देन यू विल बी एलिजिबल टू बाई दीज शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड रेट। तो मार्केट रेट 350 360 रेंज में है, आप 290 पे बाई कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट यू कैन लेट अस नो एंड देन वील अलॉट द शेयर्स टू यू। तो उस तरीके से काम होता है, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, आपको वैसे ध्यान रखना है। तो दैट इज़ कॉल्ड ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अगेन ये आपके एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में कवर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एस्टीमेट। अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एस्टीमेट मतलब एक फोरकास्ट करना, एक रफ अमाउंट कैलकुलेट करना, विच इज़ नॉट द एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। एविडेंस, एविडेंस का मतलब प्रूफ, ये भी बहुत बेसिक सा वर्ड है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर। एक्स ग्राशिया, एक्स ग्राशिया का मतलब क्या है वो भी समझते हैं। सम एक्शन नॉर्मली टेकन, नॉर्मली द पेमेंट ऑफ मनी टेकन वेयर देर इज़ नो लीगल नेसेसिटी टू डू सो। मतलब ये कैसा होता है, एक्स ग्रेशिया मतलब एक आउट ऑफ कर्टसी एंड आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, और आपको लगा कि ऐसा करना चाहिए तो आपने किया, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। मतलब कोई कानून नहीं था, कंपल्शन नहीं था कि आपको करना ही पड़ेगा, स्टिल एज अ गुड जेस्चर आपने ये चीज़ शो की। अब ऐसा कब होता है, देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का केस ले लो। एम्प्लॉयर आपको आपकी पूरी सैलरी देता है, जो भी चीज़ें हैं अलाउंसेस हैं वो सब आपको पे करता है। फिर भी दिवाली पे, ठीक है, क्योंकि फेस्टिव है, दिवाली सीज़न है, और एम्प्लॉयर को पता है कि भाई हर एम्प्लॉय का अच्छा खासा खर्चा होता है, तो थोड़ा बहुत क्यों ना उसको हेल्प कर दी जाए। तो आपका एम्प्लॉयर आपको दिवाली पे हर एम्प्लॉय को कैश गिफ्ट देता है, सपोज 1000 रुपीज़, 1100 रुपीज़, 2100 रुपीज़, 5100, या फिर पोस्ट के और कैटेगरी के हिसाब से, बट सबको दिवाली पे कुछ बोनस मिल रहा है। जो एक्ट में होता है ना, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, वो वाला नहीं, वो तो अलग ही चीज़ है। उसके अलावा एम्प्लॉयर अपने एंड से कुछ पे कर रहा है जस्ट टू सपोर्ट यू इन दैट सिचुएशन ऑफ फेस्टिव सीजन, बिकॉज सबके खर्चे होते हैं, ठीक है। तो वो पेमेंट करना नेसेसरी नहीं था, नहीं भी करते तो एम्प्लॉयज़ हड़ताल पे नहीं जा सकते थे कि यार दिवाली पे कुछ तो बनता था, होली पे कुछ तो बनता था, हम काम नहीं करेंगे। अरे भाई, कानूनी तौर पे जो बोनस एक्ट के हिसाब से आपको मिलना चाहिए वो तो वैसे भी मिलता है, ये तो ओवर एंड अबव दैट है। अपनी मर्जी से मैं पे कर रहा हूँ, मेरा मन है पे करने का तो अच्छा ही है, मैं दिखा रहा हूँ तो मैं पे कर रहा हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स ग्राशिया पेमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स पार्टे, एक्स पार्टे में देखो क्या होता है, जब कोर्ट केस होता है तो कोर्ट में हियरिंग होती है, समन नोटिस आता है कि भाई दोनों पार्टीज़ को आना है। अगर उस दिन एक पार्टी एब्सेंट रहती है तो ऐसा हो सकता है कि कोर्ट दूसरी पार्टी के फेवर में डिसीजन सुना दे और बात ख़त्म कर दे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। कोर्ट वाले गुस्सा हो जाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स पार्टे, जो पार्टी आई फेवर में डिसीजन दे दिया। एक्सचेकर, एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट की ट्रेजरी, ठीक है। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कलेक्शन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, सरकारी खजाना जो आपसे टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसको एक्सचेकर बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है एक्स डॉक, शिप और वेयर हाउस,
देखें, द प्राइजेज विच एक्सक्लूड ऑल एक्सपेंसेस आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड ऑन द डॉक, द साइड ऑफ द शिप और एट द डेजिग्नेटेड वेयर हाउस। तो एक्स डॉक बोला है मतलब डॉक तक आने का सारा खर्चा, उसके बाद का कोई भी खर्चा उसमें ऐड नहीं होगा। तो जो आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उसमें एक प्राइस दिया गया आपको एक्स डॉक, ठीक है। तो मतलब पोर्ट पे गुड्स आ गए, वहाँ तक का जो भी कॉस्ट है वो उसमें कवर्ड है। पोर्ट पे आने के बाद लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग, शिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा वो इसमें इंक्लूड नहीं है, अलग से आपको देना पड़ेगा। अब जैसे आप ट्रैवल करते हैं ना, टूर ट्रैवल वाले भी इस तरीके से पैकेज देते हैं। सो जब आप सपोज़ आप यहाँ से दुबई ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं सूरत में रहता हूँ। अब मैंने एक ट्रांसपोर्ट वाले से या जैसे टूर ट्रैवल वाले से बात की, ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रैवल वाले से बात की, और उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे करके आपको जाना है, तो मैं पूरा पैकेज अरेंज करके दूंगा एंड इस डेट पे निकलेंगे, यहाँ यहाँ घूमेंगे, ये सब इंक्लूड रहेगा, ये होटल, ये लोकेशंस एंड जो भी है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, फूड एंड ऑल, और फिर वापस लेके आऊँगा, ठीक है, इस डेट पे। तो वो बोलते हैं एक्स मुंबई, ठीक है। तो एक्स मुंबई का मतलब ये हुआ कि मुंबई एयरपोर्ट से जाके दुबई, मुंबई एयरपोर्ट वापस आने तक का सारा खर्चा इस पैकेज में आ गया, आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। तो दुबई एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे पूरा दुबई घुमाना सब आ गया। बट एक्स मुंबई का मतलब क्या हुआ, सूरत से मुंबई जाने का इंतज़ाम आपको करना है, वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो एक्स मुंबई मीन्स टिल दैट लोकेशन सारा खर्चा मेरा। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, मैं सूरत में रहता हूँ, तो सूरत से मुंबई मुझे ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट अपने एंड से बुक करानी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर डायरेक्ट फ्लाइट जैसे सूरत से हमारे यहाँ से अभी शारजा की फ़्लाइट है, तो सूरत से डायरेक्ट शारजा जा सकते हो आप, और शारजा से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, आप दुबई जा सकते हो, तो दैट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे फिर कोई टूर एंड ट्रैवल वाले अगर शारजा वाली फ़्लाइट दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको बुकिंग करा के दे देंगे। तो सूरत टू सूरत ही हो गया, बस एयरपोर्ट आपको अपने खर्चे से टैक्सी करवा के जाना है, वो पिक एंड ड्रॉप यहाँ पे नहीं देगा आपको, लेकिन शारजा में और दुबई में देगा, ठीक है, वैसा होता है। नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटर। Okay, a person named in the will of the deceased testator to administer carry out its provisions। अच्छा, आपने वो मूवीज़ में देखा होगा, वसीयत बनाते हैं, ठीक है, बहुत पैसे वाला इंसान मर जाता है और सब वेट ही कर रहे थे कब मरेगा और हमें प्रॉपर्टी मिलेगी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है वैसे भी। तो ज़्यादा पैसे कमा के आप अपनी पर्सनल वैल्यू खो दोगे, वो ध्यान रखना। तो आपने विल बना के रखी है। अब विल में आपने पहले से मेंशन किया हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी विल कौन पढ़ के सुनाएगा और उसका प्रोसीजर कौन फुलफ़िल करेगा, मतलब मेरा लीगल पर्सन कौन होगा जो सारा पेपर वर्क करके जो प्रॉपर्टी मैंने जिसके नाम की है उसके नाम पर ट्रांसफ़र करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटर, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ तो हमारा कैलकुलेशन होता है ना कि भाई मैं इस शेयर में पैसा लगा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि 15 साल में इतना रिटर्न कमाऊँ, 5 साल में इतना रिटर्न कमाऊँ, आजकल तो 15 दिन में इतना रिटर्न कमाऊँ, सबको जल्दी होती है। म्यूचुअल फंड्स में भी होता है कि भाई 10-12% रिटर्न तो निकले, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, बहुत सिंपल है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू, द अमाउंट बाई विच द मार्केट प्राइस ऑफ एन ऑप्शन exceeds that amount that could be realized if the option were exercised and the underlying commodity is liquidated। टाइम वैल्यू, देखो एक्सट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू मतलब इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है ना, ब्याज, समय का पैसा, तो उसको अभी आप उतना ही ध्यान रखना, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये थोड़ा सा अभी आपके लेवल के ऊपर है। अभी इसके लिए थोड़ा बेसिक जो है फिनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, तो उसके बाद ही समझ में आएगा। तो टाइम वैल्यू की जो यहाँ पे बात की है, टाइम वैल्यू मीन्स इंटरेस्ट, ठीक है, टाइम वैल्यू मीन्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो बस अभी उतना ध्यान रखो, बहुत है। फेस वैल्यू, तो पता है आपको शेयर्स की फेस वैल्यू होती है 10 रुपये 100 रुपये, आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट टर्म इज़ फैक्टर। देखें फैक्टर में क्या बोला है, अ मर्केंटाइल एजेंट हु डील्स इन हिज ओन नेम बट एंजॉयज द राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एट प्री नेगोशिएटेड टर्म्स। ये हमने देखा था कि फैक्टर और ब्रोकर में क्या फ़र्क होता है। ब्रोकर में क्या होता है कि नाम मालिक का ही चलेगा, ये तो सिर्फ इंटरमीडियरी है। फैक्टर में ऐसा होता है कि वो गुड्स अपने पोजीशन में लेके अपने नाम से भी सेल परचेज कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो गुड्स को हैंडल करने के जो राइट्स हैं, एक ब्रोकर के राइट्स फैक्टर के राइट्स से कम होते हैं, तो फैक्टर के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। वो हमने देखा था अलग अलग टाइप के एजेंट्स के मामले में हम पढ़ रहे थे। फेमा इज़ अ एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे। FICCI इज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये इंडियन इंडस्ट्री है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ठीक है। फिड्यूशरी,
फिड्यूशरी का मतलब होता है कि अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, किसी पे भरोसा कर पाना, ठीक है, दैट इज़ फिड्यूशरी। नेक्स्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये बहुत बेसिक सा पार्ट है। डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल जो भी अपनी कंपनी के हैं, बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये सब चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इसमें कुछ नया मिलेगा। फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मतलब कोर्ट का फैसला जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो केस की इंक्वायरी के दौरान उनको पता चला, दैट इज़ फाइंडिंग्स, ठीक है। प्रूफ, एविडेंसेस। FIPB, दिस इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का यहाँ पे काम क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका अप्रूवल देने का काम ये अथॉरिटी करती है। फर्म का मतलब क्या, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं ना, कलेक्टिवली अगर बहुत सारे लोग एज अ पार्टनर एक साथ काम कर रहे हैं, दैट इज़ फर्म। फर्म ऑफर अ कमिटमेंट टू सेल एट अ सर्टेन प्राइस सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। मतलब ऐसा है कि मैंने आपको एक ऑफ़र कर दिया कि सपोज़ ये एक पर्टिकुलर लैपटॉप मैं आपको बेचूंगा और उसका जो प्राइस रहेगा वो है 25,500, कंडीशन कि आप अगले 3 दिन में इसको खरीद लो, नहीं खरीदा तो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से एक फॉर्म ऑफर किया जा सकता है रिगार्डिंग द अमाउंट, कि भाई इतने दिन में खरीद लोगे तो ये अमाउंट पे आपको गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है, डन। नेक्स्ट फिस्कल। फिस्कल का मतलब यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी जनरली वर्ड यूज़ होता है, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं कंट्री के पैसों के लेन देन के हिसाब से, उसको यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। इट रिलेट्स टू रेजिंग एंड यूज़ ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है, गवर्नमेंट पैसा उधार देती है, इन्वेस्टमेंट्स करती है, प्रोजेक्ट्स चलाती है, तो ऑल दैट पॉलिसी इज़ फिस्कल पॉलिसी। फिक्स असेट तो आई डोंट थिंक कि समझाने की ज़रूरत है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कुछ है इसमें, बड़ा चैप्टर है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, जो रेट डिसाइड हो गया एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन वही रेट आपको पे करना पड़ेगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये चेंज होता है, तो इसका कुछ ना कुछ बेस रेट होगा, ठीक है, और उस बेस रेट पे अपना इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा। तो जैसे ये बेस रेट चेंज होगा आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा। आजकल लोन्स में आते हैं, जैसे मैंने मेरे होम लोन में रेपो रेट बेस्ड इंटरेस्ट रेट का जो तरीका है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें होता क्या है, RBI का जो रेपो रेट है दैट इज़ द बेस रेट। एक MCLR रेट भी होता है, वो बैंक का लेंडिंग रेट होता है, ठीक है, कैलकुलेटेड लेंडिंग रेट बोलते हैं उसको, तो वो बैंक का रेट होता है। तो वो डिफरेंट है, रेपो रेट डिफरेंट है। अब मैंने क्या किया है, बैंक वालों ने एक प्रोडक्ट निकाला, सबसे पहले SBI ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर, रेपो रेट बेस्ड होम लोन्स। मतलब RBI का जो रेपो रेट होता है दैट विल बी द बेस प्लस बैंक का फिक्स मार्जिन। तो सपोज बैंक का मार्जिन है 1.5% और RBI का रेट है 6%, तो मुझे लोन मिलेगा 7.5% पे, ठीक है। एंड बाकी मेरे पेपर्स पे तो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि पेपर्स वीक है, सिविल डाउन है तो आधा % एक्स्ट्रा भी हो सकता है, और अच्छा है तो कम भी हो सकता है, देयर इज़ अ रेंज। अब अगर RBI फ्यूचर में रेपो रेट 6% से 5% कर देती है तो बैंक का कॉस्ट भी तो 1% कम हो गया, तो मेरा कॉस्ट भी सीधा 7.5% से 6.5% हो जाएगा। तो जितना फ़ायदा नुकसान बैंक को होगा RBI के रेपो रेट के बेसिस पे, वो सीधा मेरे लोन के रेट पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसी सब फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज़ वेरी सिंपल टर्म, तो करेंसीज, ठीक है, इनका एक्सचेंज होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है मोर देन वन करेंसी जब इन्वॉल्व होती है तो हम उसे यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के रेट, रुपी और डॉलर का रेट अपने सुनते रहते हैं भाई, जो डॉलर का रेट है वो बढ़ गया, 75 रुपीज़ हो गया, 80 रुपीज़ हो गया, कोई बोल रहा था कि 100 भी हो जाएगा एक दिन तो कभी तो आएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है उनको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड डिलीवरी। देखो अभी अगेन सिक्योरिटी मार्केट के टर्म्स हैं, फाइनेंस की चीज़ें हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ कि मैं आपको फ्यूचर डेट पे, इस टाइम पे, इस डेट पे ये प्रोडक्ट इतने रुपए में प्रोवाइड करूँगा, और फिर जब वो डेट आ जाएगी तो आई हैव टू डिलीवर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड डिलीवरी। क्लियर, डन। फॉरवर्ड ट्रेडिंग वही है, सारा तीनों जो है ना ये एक साथ ही है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जब ड्यू होंगे तो डिलीवर करने पड़ेंगे, प्रॉमिस है फुलफिल करना पड़ेगा, और इसका जो ट्रेड होता है तो उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं, खरीदना बेचना, ठीक है, ये टर्म साथ में है। फ्रेट, फ्रेट का मतलब किराया, ठीक है, गुड्स को लेके जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कोई बड़ी बात नहीं।
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव मार्केट के टर्म्स हैं, अभी इस पे ज़्यादा डिटेल में जा नहीं पाएंगे अपने इस लेवल पे, नॉट रिक्वायर्ड। आप इतना ध्यान रख सकते हो कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूचर है, अग्रीमेंट किया है, तो इन शॉर्ट ये स्टॉक मार्केट के थ्रू होता है। और मैंने अगर प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में मैं आपसे इतने शेयर्स खरीदूंगा या आपको इतने शेयर बेचूंगा, तो मुझे उस दिन वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट GAAP, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो अकाउंट्स में काम आते हैं एक्चुअली में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हर एक को फॉलो करने होते हैं जब भी वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये भी डिटेल में आगे आएगा। GDP तो अपने सुन सुन के थक गए अभी न्यूज़ मीडिया में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्शन सर्विस ये वो सब ज़्यादा होगा कंट्री में, तो ऑब्वियसली हमारा GDP हाई होगा, मतलब प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमारी इनकम भी डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट्स भी डिपेंड करते हैं, कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशंस डिपेंड करती है, तो GDP हाई होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ADR GDR हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, मैंने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बोला था, कुछ वैसा ही है, पर ज़्यादा डिटेल में मैं इंटेंशनली नहीं जा रहा हूँ। गुडविल, ये टर्म आप जानते हैं, गुडविल क्या होता है, ठीक है, बिजनेस में रेपुटेशन, ठीक है, अपने ऐसा पढ़ते हैं ना कि एक कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, कि भाई टाटा की गुडविल बहुत अच्छी है कि दे ऑलवेज केयर फॉर द एम्प्लॉयज़, फॉर द कस्टमर्स, फॉर द क्वालिटी। सो गुडविल उनके काम से बनती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुडविल मतलब बैठे बैठे बन गई या पैसे दे के खरीद लिया, फैक्ट्री में बना ली। आप जितना अच्छा काम करते हो आपकी रेपुटेशन उस बेसिस पे बनती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ गुडविल, ठीक है। फिर है ग्रीवियंस, अ कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट एन अटॉर्नी और जज क्लेमिंग एन एथिक्स वायलेशन। इसमें यह हो गया, ग्रीवियंस का मतलब है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ हुई है और आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हो, तो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऐसे बोला जाता है। कस्टमर केयर क्यों होता है कोई कंपनी में, कि आपको सर कोई भी प्रॉब्लम है एनी टाइम कॉल कीजिए, हमारा टोल फ्री नंबर है, 24/7 सर्विस है, सो वील प्रोवाइड यू द बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस एंड ऑल ग्रीवियंसेस। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो आपको देंगे और देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उनका प्रोडक्ट क्यों खरीदोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ग्रॉस प्रॉफिट, अब ये सारी चीज़ें आप जानते हो यार, छोटे बच्चों को समझाना पड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको पता है, मैं नहीं जा रहा उस पर। गारंटी, गारंटी भी तो यही होता है ना, टेंशन मत लो, कुछ भी हुआ मैं बैठा हूँ, ये नहीं पे करेगा मैं पे करूँगा, होता है ऐसे बैंक लोन्स में, बड़ा रिस्की है, किसी की गारंटी ऐसे भावनाओं में बह के लिए मत लेना, वरना जन्म भर याद रखोगे उसको। हाँ नेक्स्ट, गारंटर, गारंटर तो वही होगा जो गारंटी ले रहा है कि भाई भाई साहब ये लोन पे नहीं करेगा तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा है विजय माल्या की गारंटी किसी ने ली नहीं, वरना बेचारा अभी तक तो आत्महत्या कर बैठता। गार्डियन कौन होता है, गार्डियन मतलब केयर टेकर एक तरीके से होता है, लीगल गार्डियन। जनरली तो आपके लीगल गार्डियंस आपके पेरेंट्स होते हैं। अब अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा चाइल्ड है या जिसके पेरेंट्स नहीं है या ऑर्फन है या डेथ हो गई, ऐसा कुछ रीज़न है, तो फिर उस सिचुएशन में उनके उनके गार्डियंस उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। या सपोज ऐसा होता है ना कि भाई दोस्त के बच्चे हैं और वो दोस्त नहीं है, तो उनके बच्चों को अडॉप्ट कर लिया और उसकी लीगल केयर टेकिंग हम करते हैं, तो उसके पेपर्स बनवा लिए एंड ऑल, राइटिंग में सब कर लिया पेपर वर्क, और दैट वे भी आप गार्डियन बन सकते हो, तो वो भी पॉसिबल है। तो केयर टेकर गार्डियन, दैट इज़ पॉसिबल। हेबेस कॉर्पस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया अपन ने, वापस नहीं बता रहा हूँ, रिट वाला पॉइंट था, आपको ध्यान में होगा, नहीं है तो वहाँ पे जाके देखो। टू हैव द बॉडी, राइट टू हैव द बॉडी, तो अगर कोई किसी को अरेस्ट कर ले पुलिस विदाउट रीज़न और चार्जशीट भी फाइल ना करे, कोर्ट में प्रेजेंट ना करे, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। हेज करना, हेज करना मतलब अपने रिस्क को रिड्यूस करना, ठीक है, एक्सपोजर को कवर करना। हेजिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो फिनांस में यूज़ होता है और बहुत मज़ा आती है। फॉरेक्स पढ़ाता था मैं CS फाइनल में पुराने सिलेबस में, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हेजिंग क्या होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक ट्रांजैक्शन है या आपने कोई ट्रांजैक्शन किया हुआ है और उसका एग्जैक्ट जो भी सेटलमेंट है वो फ्यूचर में होने वाला है, तो आपका कोई पेमेंट आने वाला है डॉलर्स में, पाउंड्स में, एंड यू आर वरीड कि उस दिन यार रिस्क हो जाएगा फालतू का, तो हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अभी से कुछ और कवरिंग ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, जिससे उस दिन जो भी रेट होगा उससे मुझे फ़र्क ना पड़े। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड हेजिंग। फिर इसके बाद है हायर परचेज। हायर परचेज मतलब जब आप बैंक से लोन लेके कोई चीज़ खरीदते हो ना, आपकी गाड़ी, तो वो हायर परचेज पे होती है। अगर आप पैसे नहीं चुकाओगे बैंक के, तो बैंक वाले आपकी गाड़ी लेके चले जाएंगे, तो दैट इज़ हायर द गुड्स बेस्ड ऑन हायर परचेज, ठीक है। तो वो कोई इतना टेक्निकल पॉइंट नहीं है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो, तो वो सब चीज़ें हम अभी क्यों डिस्कस करें। हाइपोथिकेशन, प्लेज करना, गिरवी रखना, ठीक है। तो आपने जो गाड़ी ली है लोन पे,
वो अभी आपकी नहीं है, वो अभी बैंक वालों की है। जब तक आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते, पे कर दोगे फिर वो आपकी हो जाएगी। तो आपकी जो कार का एक वो आरसी नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, वो कार्ड जैसा आपको प्रोवाइड करते हैं आजकल, लाइसेंस जैसे दिखता है वो, तो उस पर लिखा होता है सब्जेक्ट टू हाइपोथिकेशन बाई सो एंड सो बैंक, जिससे भी आपने लोन लिया हो। IAS का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हाँ वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज भी होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिर दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। इनकम स्टेटमेंट में मेरा कुछ काम नहीं है, ये आप ही को पढ़ना है। इनकम टैक्स में भी मेरा कुछ काम नहीं है, मत भरो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपकी इनकम पे जो टैक्स लिया जाता है ये उसकी बात यहाँ पे हो रही है। इसके बाद है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी की बात हमने की है, इंश्योर करना किसी को, ये वर्ड्स आ चुके हैं। तो इंश्योर करना कि अगर कुछ भी हुआ, कोई लॉसेस हुए, कोई कंटिजेंट इवेंट हुआ, तो वी विल पे फॉर द लॉस। तो अगर हमारी वजह से कोई नुकसान हो जाता है इस ट्रांजैक्शन में, इस डील में, तो हम उसका पेमेंट करेंगे। टू इंडेमनीफाई मीन्स टू इंश्योर कि कोई भी मिस हैपनिंग के केस में यू विल गेट द अमाउंट, डोंट वरी। फिर है इंडेंट, एन ऑर्डर सेंट टू द एजेंट टू बाई गुड्स, ओके सिंपल। इट में मेंशन स्पेसिफिक गुड्स और सोर्स फ्रॉम विच टू प्रोक्योर। ऑल्टरनेटिवली इट में बी लेफ्ट टू द एजेंट, मतलब मैं मेरे एजेंट को ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई ये गुड्स खरीदने हैं, तो खरीद के ला, जिससे मैं बोल रहा हूँ उससे खरीद, या फिर अपने मन से किसी से भी खरीद ले, मुझे ये क्वालिटी के गुड्स, ये डिस्क्रिप्शन के गुड्स चाहिए। ईजी हो गया। इंडेंचर, इट इज़ डीड साइंड बिटवीन टू और मोर पार्टीज एज अपोज टू वन मेड बाय अ सिंगल पार्टी, ओके। तो यहाँ पे डीड साइन करने में कौन है, टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व होंगी और उसको हम इंडेंचर बोलेंगे। तो वेरी इजी। इन्फ्लेशन आपको पता है, महंगाई का बढ़ना, ठीक है। तो जो चीज़ें जितने रेट में आज मिल रही हैं, अगर कल उससे ज़्यादा रेट में मिले, महंगाई बढ़ गई है, सिंपल है। इसके बाद क्या है, इंजंक्शन। इंजंक्शन का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, इट इज़ कॉल्ड स्टे ऑर्डर। या आपने मूवीज़ में सुना होगा, स्टे ऑर्डर ले लिया, काम रुकवा दिया। इंजंक्शन मतलब जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हो, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि अभी रुक जाओ, ज़रा कुछ डाउट्स है, किसी की कोई क्वेरी है आपके खिलाफ, तो जब तक मामला सेटल नहीं हो जाता, यू डोंट हैव टू डू दैट ट्रांजेक्शन। तो जैसे किसी की ज़मीन पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो बोलता है ये ज़मीन तो मेरी है, ये कैसे इस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पहले कंस्ट्रक्शन रुकवाओ, नहीं तो बिल्डिंग बना के बेच के निकल जाएगा ये, ठीक है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोर्ट बोलता है पहले इस प्रॉपर्टी को हम इस पर कंस्ट्रक्शन रोकते हैं ताकि डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो और उसके बाद ही काम चालू हो। तो एक बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में गई तो काम ख़त्म। नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, ये आप मूवी देखो बाज़ार, ठीक है, जो सैफ अली खान की मूवी थी बाज़ार, बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, मैंने देखी और इंटरेस्टिंग थी। बिकॉज स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत बेसिक्स पता हो ना, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बेसिक्स पता हो, तो आप इसको मूवी को एंजॉय करोगे। कंसेप्ट ही वही था कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी की, अंदरूनी इन्फॉर्मेशन, वो इनको पता होती है। उस बेसिस पे ये शेयर पहले ही खरीद लेते हैं, पहले ही बेच देते हैं। मतलब मालूम है भाव बढ़ेगा तो खरीद लिया, मालूम है भाव गिरेगा तो पहले ही बेच के बाहर निकल गए, ऐसी सब चीज़ें, तो वो भी फ्रॉडुलेंटली, तो उसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ध्यान रखना। इंसॉल्वेंसी मतलब गए सारे पैसे ख़त्म, तो आप बैंकरप्ट हो गए, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी। तो कंपनीज़ के केस में जनरली ये टर्म यूज़ होता है लीगल इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कोई राइट्स, पावर्स, चार्जेस, ड्यूटीज़ क्रिएट की जा सकती है, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट। तो एक डिबेंचर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रॉपर्टी का सेल पेपर, बाइंग पेपर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। इंश्योरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। आगे इंटेंजिबल असेट भी आपको पता है, अकाउंट्स में आपने पढ़ा है, टेंजिबल असेट एंड इंटेंजिबल असेट। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ईजी, इसमें आता है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो अगर मैंने कोई केमिकल फार्मूला, कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर ली, कोरोना की वैक्सीन जो है मैंने डेवलप की है और उसको मैंने अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया कि किसी को भी अभी वैक्सीन बनानी है तो मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने कोई बुक लिखी है, कोई स्टोरी लिखी है, चेतन भगत हूँ मैं, और जो स्टोरी मैंने लिखी उसको मैंने अपने नाम पे कॉपीराइट करवा लिया कि अगर किसी को ये स्टोरी, सलमान खान ने बुक पढ़ी, करण जौहर ने पढ़ी, उनको अच्छी लगी, बोले हम इस पर पिक्चर बनाएंगे, 500 करोड़ कमा लेंगे, तो 500 करोड़ में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। स्टोरी मैंने लिखी, कैरेक्टर मैंने सोचे, 8-10 लाख कॉपी बिकी, मैंने 2-4 करोड़ कमाया, 500 करोड़ कमा लोगे उसमें से, तो उस 500 करोड़ में मुझे क्या मिलेगा? तो मेरा कॉपीराइट है, पहले मुझसे परमिशन लो, मेरी स्क्रिप्ट खरीदो, उसके बाद आगे की बात करो, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट।
ये आपको पता है, इंटरेस्ट रेट ये भी आपको पता है, ये सब चीज़ों में कुछ नया है नहीं। चलो तो यहाँ पे इस लेक्चर को अपने एंड करते हैं, काफ़ी हो गया, आधा घंटा हमने पढ़ लिया आराम से। तो नेक्स्ट बाकी का जो है 206 से वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।